क्या आप जानना चाहेंगे कि आपके एजुकेशन में क्यों रुकावटें आ रही हैं? रुकावटें आने का कारण क्या है? क्या आप जानना चाहेंगे कि हमारी एजुकेशन कितनी होगी या कोई व्यक्ति एजुकेशन में उसे किस मुकाम तक वह पहुंच सकता है? ये सब जानने के लिए आपको कुंडली के पंचम भाव को देखा जाता है। पांचवें भाव से एजुकेशन का विचार किया जाता है लग्न कुंडली में। आज हम लग्न कुंडली के साथ साथ सिद्धमांश कुंडली, जिसे चतुर्विशांश कुंडली या D24 कहते हैं, D24 के माध्यम से एजुकेशन के बारे में जाना जाता है। जिस प्रकार से लग्न कुंडली से संपूर्ण जानकारी दिया जाता है, लेकिन सबके अलग अलग वर्ग कुंडली है। जैसे विवाह के लिए नवांश कुंडली देखा जाता है, सफलता असफलता करियर में ग्रोथ के लिए दशमांश कुंडली देखा जाता है। उसी प्रकार से एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए सिद्धमांश कुंडली या D24 देखा जाता है। तो आज हम D24 को देखना बताएंगे और D24 को किस तरह से अपने कुंडली पे लगा करके आप आसानी से समझ सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। हम कुछ सिद्धांत लिए हैं जो योग है। सबसे पहले योगों की चर्चा करेंगे, क्योंकि योग के बगैर ज्योतिष कुछ नहीं है। क्योंकि एक ग्रह से कुछ नहीं होता जब तक उस दो या दो से अधिक ग्रहों से मिलकर के कोई योग न बने, और ज्योतिष में योग का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो एजुकेशन योग के लिए ऋषियों ने टेक्स्ट बुक्स में से लिया गया है। यहाँ पर सरस्वती योग, कलानिधि योग, शारदा योग, बुध आदित्य योग, परिवर्तन योग। बुध आदित्य योग अक्सर 80% कुंडली में बुध आदित्य योग मिल ही जाता है, लेकिन कुछ ऐसे शारदा योग हो गया, कलानिधि योग हो गया और सरस्वती योग हो गया, ये भी कुंडली में बहुत मुश्किल से मिलता है। और जिनके कुंडली में ये योग होता है वह एजुकेशन में बहुत अच्छे ग्रेड से सफलता प्राप्त करते हैं और हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि उस समय दशा किसकी चल रही है। ड्यूरिंग द एजुकेशन पीरियड हमारी दशा क्या चल रही है। अगर वहाँ पर बाधकेश की दशा चलेगी तो जरूर शिक्षा में रुकावटें आएंगी। तो इसी सब पे चर्चा करने के लिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले लग्न कुंडली से विचार किया जाता है, क्योंकि कोई भी वर्ग कुंडली देखने से पहले लग्न कुंडली को पहले देखा जाता है। तो सबसे पहले सरस्वती योग की चर्चा करते हैं। सरस्वती योग में जैसा ऋषियों ने बताया है टेक्स्ट बुक में, बुध, गुरु और शुक्र तीनों शुभ ग्रह होते हैं। और तीनों शुभ ग्रह यदि आपके सेकंड भाव या केंद्र या त्रिकोण में हो तो सरस्वती योग का निर्माण होता है। कलानिधि योग भी एक प्रकार के ऐसे योग है जिसमें व्यक्ति कला के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में निपुण होते हैं और उन्हें अच्छा एजुकेशन प्राप्त होता है। इसमें जो नियम बताया गया है, गुरु सेकंड भाव में या पंचम भाव में स्थित हो और बुध या शुक्र से दृष्टि होना चाहिए। ये हमारा कलानिधि योग है। शारदा योग 10वें घर का स्वामी, 10th हाउस का लॉर्ड 5वें भाव में और सूर्य केंद्र में स्वग्रही हो तो ये शारदा योग का निर्माण करता है। बुधादित्य योग जैसे कि बहुत प्रसिद्ध योग है। सूर्य बुध जब कुंडली के 5th हाउस और 1st हाउस में बैठ जाए तो ये जो है बुधादित्य योग एजुकेशन के लिए अच्छा होता है। परिवर्तन योग में देखा जाता है 5वें घर का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द 5th हाउस एंड 9th हाउस में परिवर्तन हो, 5वें घर में और 9वें घर में राशि परिवर्तन हो, तो इस प्रकार के योग को परिवर्तन योग जो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब ये अल्बर्ट आइंस्टीन की कुंडली है जिनका जन्म 1879 में हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ हम लग्न कुंडली देखना बताएंगे। लग्न कुंडली अलग तरीके से देखा जाता है जैसे हम सभी कुंडली देखते आए हैं, लेकिन जब हम वर्ग कुंडली में जाएंगे, D24 कुंडली में जाएंगे, एजुकेशन के लिए जो देखा जाता है उसको देखने का तरीका हम आपको कुछ समय बाद बताएंगे। पहले यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे इस कुंडली में बुधादित्य योग बना हुआ है
और बुध यहाँ पर नीच भंग भी हो रहा है। 10वां घर 10th हाउस में बुध यहाँ नीच हो रहा है और 10वें घर का 5वें घर का स्वामी 10वें घर में बैठा है। 5th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है उच्च का होकर के। तो 5वें घर से एजुकेशन का विचार किया जाता है। इनका हायर एजुकेशन प्राप्त हुआ, डॉक्टरेट की डिग्री इन्होंने प्राप्त किया, पीएचडी किया। उसके बाद इसके जो डिस्पोजिटर है, यहाँ के जो डिस्पोजिटर है गुरु, यहाँ पर 5th हाउस के स्वामी और 9th हाउस के 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं वह जो है 9th हाउस में बैठा है और यहाँ पे भी राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरु यहाँ पर राशि परिवर्तन हो रहा है, यहाँ के स्वामी यहाँ बैठे हैं और यहाँ के स्वामी शनि यहाँ बैठा है। यहाँ पर भी राशि परिवर्तन हो रहा है 9वें 10वें का, जिसे धर्म कर्माधिपति राजयोग बोला जाता है। इसमें इस प्रकार के राजयोग भी है। अब कुंडली में देखेंगे तो इस कुंडली में केंद्र में देखेंगे, कहा गया है ना सेकंड हाउस केंद्र या त्रिकोण में गुरु बुध शुक्र बैठे हों तो किस योग का निर्माण होता है? सरस्वती योग। इस कुंडली में सरस्वती योग का निर्माण हुआ। इस कुंडली में बुधादित्य योग का निर्माण हुआ। अब बुधादित्य योग ने पंचम भाव से संबंध बनाया है क्योंकि 5वें घर का जो डिस्पोजिटर है, 5वें घर का जो डिस्पोजिटर है, राशिपति है, वह जो है यहाँ पे उच्च का होके बैठा है। तो यहाँ पे 10वें और 5वें का भी संबंध बन गया क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ है। तो इसमें शारदा योग का भी निर्माण एक तरह से हो गया। सूर्य 10म भाव में बैठा है, शारदा योग, बुधादित्य योग। परिवर्तन योग के बारे में देखते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड बनता है कौन? 7वें घर का स्वामी बनते हैं शुक्र और 10वें घर का 11वें घर के स्वामी बनते हैं, 11वें घर का जो लॉर्ड है वो बनता है शनि। तो यहाँ पर इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, 10वें का स्वामी 5वें का स्वामी और 11वें का स्वामी का राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरु शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर परिवर्तन योग भी हुआ। इस कुंडली में बहुत जबरदस्त योग बना हुआ है। ठीक है, और सेकेंड हाउस या 5th हाउस में स्थित हो, बुध की दृष्टि होनी चाहिए। गुरु यहाँ पर ऐसा नहीं बना रहा है, गुरु की दृष्टि यहाँ पे नहीं है। ये योग इसमें नहीं बना है, कलानिधि योग नहीं है। ये योग मिला, ये योग मिला, ये योग मिला और ये योग मिला। हम सभी जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत महान साइंटिस्ट थे, 19वीं शताब्दी के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बहुत सारे खोज उन्होंने किया। अब सिद्धमांश कुंडली सिद्धियों को बताता है। अब हम वर्ग कुंडली कैसे देखेंगे, D24 का कैसे आकलन करेंगे, इसको देखने का तरीका अलग है क्योंकि इसका जो मुख्य भाव, इसके जो मुख्य कारक होते हैं, क्योंकि हर वर्ग कुंडली का एक कारक होता है। जैसे नवांश कुंडली का कारक, क्योंकि नवांश कुंडली विवाह के लिए देखा जाता है और विवाह के मुख्य कारक ग्रह जो होते हैं शुक्र होते हैं, इसलिए नवांश कुंडली में शुक्र मुख्य कारक ग्रह है। दशमांश कुंडली जैसा कि करियर के लिए देखा जाता है, ऊंचाइयों के लिए देखा जाता है, सफलता असफलता के लिए देखा जाता है। तो D10 जो होता है दशमांश कुंडली के जो कारक ग्रह होते हैं वह शनि होता है, क्योंकि शनि जो है मेहनत का कारक है और सभी प्रकार के कर्म कारक शनि को कहा गया है। उसी प्रकार से जब हम एजुकेशन का विचार करेंगे, D24 का विचार करेंगे, सिद्धमांश का चर्चा करेंगे, चतुर्विशांश का चर्चा करेंगे, D24 की चर्चा करेंगे, तो उसके कारक होते हैं गुरु बृहस्पति। तो गुरु बृहस्पति का यहाँ पर सबसे पहले गुरु बृहस्पति को देखना चाहिए। गुरु बृहस्पति अच्छे अवस्था में होना चाहिए, उच्च के हों, स्वराशि के हों या मूल त्रिकोण राशि में हों, तो व्यक्ति का एजुकेशन बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मुख्य 2 ग्रह इसमें बताए गए हैं। मुख्य 2 ग्रह कौन है? क्योंकि एजुकेशन जब बच्चा पैदा होता है तो पहली एजुकेशन उसकी, पहला जो शिक्षक होता है उसके माता पिता होते हैं, क्योंकि जन्म के बाद वो माता पिता से ही सीखता है। तो प्रथम जो उसका टीचर होता है, सिखाने वाला होता है, उसकी माँ होती है, उसके पिता होते हैं।
तो माता यहाँ पे मुख्य ग्रह चंद्रमा को माना गया है इस कुंडली में, जो मन का कारक है, और सूर्य को माना गया है, जो सूर्य का अर्थ है सिद्धियां, क्योंकि सूर्य आत्मकारक ग्रह है और आत्मकारक ग्रह से विजडम देखा जाता है, व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता देखी जाती है, उसके अंदर क्या सोच है, किस तरह का वो सोच फॉलो करता है। तो सबसे पहले, और इस कुंडली का मुख्य भाव जो होता है, एजुकेशन जो देखा जाता है, वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है। चौथा भाव मुख्य कारक भाव होता है। यहाँ का मुख्य कार्य भाव जो होता है वो फोर्थ हाउस होता है, और फोर्थ हाउस के स्वामी होते हैं। उसके बाद गुरु होता है, जैसा हमने बताया, फिर सूर्य और चंद्रमा होता है। सूर्य हमें जो देता है, सूर्य जो एजुकेशन देता है वो आध्यात्मिक एजुकेशन देता है, और चंद्रमा जो एजुकेशन देता है वो मैटेरियलिस्टिक एजुकेशन देता है। जैसे आज के दुनिया में हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए एजुकेशन लेते हैं, ऐसे एजुकेशन के लिए चंद्रमा को देखा जाता है। और आध्यात्मिक एजुकेशन वेद, वेदांग और पराज्ञान और अपराज्ञान, पराज्ञान जो होता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, ऐसे ज्ञान के लिए सूर्य को देखा जाता है। और जो हम मटेरियलिस्टिक एजुकेशन का बात करते हैं, जो आजकल एजुकेशन जो चल रही है, कॉलेज विद्यालय का जो एजुकेशन देखा जाता है, वह जो है आपके मन के कारक चंद्रमा से देखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे चंद्रमा देखना चाहिए। अब चंद्रमा को देखो, चंद्रमा यदि चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशि, 3 तरह के राशियों को बांटा गया है। चर राशि जो चलायमान होता है, स्थिर राशि जो एक तरह फिक्स्ड साइन बोलते हैं, जो स्थिर राशि है, और द्विस्वभाव राशि। तो चंद्रमा जो है स्थिर राशि में होगा तो एजुकेशन जातक का बहुत अच्छा होगा, उसका पढ़ाई में मन बहुत लगता है, उस स्टूडेंट का, उस छात्र का एजुकेशन में स्थिर होकर के पढ़ता है, उसका ध्यान एकाग्र जल्दी होता है। लेकिन वहीं पर स्थिर राशि है तो अच्छा है। और फिर चर राशि, चर राशि मतलब चरायमान जो राशियां हैं, उसमें अगर सूर्य चंद्रमा बैठा है तो ऐसे जातक का एजुकेशन बाधक होता, एजुकेशन में बाधाएं उत्पन्न होता है, वो अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाता। ऐसे जातक को एजुकेशन में अधिक सफलता मिलने की संभावना कम होती है। और द्विस्वभाव राशि मिली जुली राशि है, जहाँ पर हम गुड कह सकते हैं, और स्थिर राशि को वेरी गुड, और द्विस्वभाव राशि को गुड, और चर राशि को जो है बैड हाउस चंद्रमा के लिए होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर चंद्रमा को देखेंगे। अब ये अल्बर्ट आइंस्टीन का D24 कुंडली है। D24 कुंडली जो है, इस कुंडली के लग्न कुंडली से देखने का तरीका मैंने बता दिया, किस तरह से देखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे गुरु की स्थिति देखना है, क्योंकि इस कुंडली का जो है मुख्य कारक जो है, कारक ग्रह जो है गुरु है। गुरु बृहस्पति स्वराशि का होके बैठा है, ठीक है, गुरु बृहस्पति स्वराशि का होके बैठा है। फिर देखेंगे चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ पर द्विस्वभाव राशि में है, जो गुड है, वेरी गुड नहीं है। अगर चर राशि होता, मतलब स्थिर राशि में होता, तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता। अब यहाँ पर कुछ बाधाएं उत्पन्न होगी चंद्रमा को लेकर के, कि कुछ एकाग्र न होना, पढ़ाई में मन न लगना, और व्यक्ति इधर उधर भटकना, इस तरह के ये परेशानियां देती हैं। लेकिन यहाँ पे गुरु इसे संभाल रहा है, ठीक है, क्योंकि गुरु स्वराशि का है, इसका डिस्पोजिटर भी गुरु है, इसलिए इसे संभाल लिया, तो इनका एजुकेशन बहुत अच्छा हुआ। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लग्न को देखो। हर कुंडली का लग्न पहली बार देखा जाता है। पहले लग्न में देखो, लग्न जो है वृश्चिक लग्न का है, वृश्चिक लग्न है। अब वृश्चिक लग्न कालपुरुष कुंडली के 8वें घर का राशि होता है। 8वें घर का राशि लग्न में बैठा है, तो ये क्या संकेत देता है? 8th हाउस से हम क्या देखते हैं? रिसर्च देखते हैं। तो इनके इन्होंने लाइफ में रिसर्च के फील्ड में कार्य किया, इन्होंने रिसर्च के फील्ड में काम किया। चतुर्थ भाव मुख्य भाव होता है। अब चौथे भाव में राहु बैठा है, राहु रिसर्च को दिखाता है। चौथे भाव में केतु बैठा है,
केतु मैथमेटिक्स को बताता है। शुक्र बैठा है, शुक्र यहाँ पर दिग्बली होकर के बैठा है, क्योंकि चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शुक्र दोनों दिग्बल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे शुक्र जो है दिग्बली होकर के बैठा है और 12वें घर का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा है। लग्न का स्वामी 12वें भाव में बैठा है। 12वां भाव किसको दिखाता है? इन्फिनेटिव ज्ञान को। ऐसे ज्ञान जो मतलब सबसे परे हो। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जो ज्ञान होता है वो सबसे परे होता है, उसका कोई आकलन नहीं कर सकता। तो आइंस्टीन ने ऐसे ऐसे सिद्धांत भी दिए जिस पे आज जो है लोग उस पर पीएचडी कर रहे हैं, उस पर सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, राहु से इन्होंने रिसर्च के क्षेत्र में गया, केतु मैथमेटिक्स के क्षेत्र में गया और शुक्र यहाँ पे स्वराशि का बैठा है। यहाँ के जो डिस्पोजिटर है वो शनि है, चतुर्थ भाव का स्वामी। और चतुर्थेश देखना चाहिए, चतुर्थ भाव में राहु केतु शुक्र बैठा है और चतुर्थ भाव के स्वामी नीच का होके बैठा है। लेकिन लग्नेश की दृष्टि आ रही है, मंगल की दृष्टि से नीच भंग हो रहा है, मंगल की दृष्टि से ये नीच भंग हो गया, ठीक है। और बुध भी यहाँ नीच का बैठा है, लेकिन बुध जो है, बुध के जो डिस्पोजिटर हैं, पंचम भाव का जो डिस्पोजिटर है वो सेकेंड हाउस में गया है और सेकेंड भाव का जो डिस्पोजिटर है सेकेंड हाउस में गया है और यहाँ से चंद्रमा से देखेंगे तो केंद्र में बैठा है। तो यहाँ पे बुध भी नीच भंग हो रहा है। तो पंचम भाव में बैठा बुध व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को बढ़ा देता है और उसका हायर एजुकेशन में, उस शोध के क्षेत्र में वो विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे कि इनका जन्म राहु की दशा में हुआ था और गुरु की दशा में इनका एजुकेशन शुरू हुआ। और जब वे 15 साल की अवस्था में थे अल्बर्ट आइंस्टीन, तो उस समय जो है इन्होंने स्कूल छोड़ दिए या स्कूल से इनको निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि गुरु की दशा थी और गुरु की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही थी। चंद्रमा यहाँ पर इस कुंडली के लिए, यहाँ पर वृश्चिक लग्न के लिए 9वें घर के जो राशि स्वामी होते हैं वो बाधकेश होते हैं। यहाँ पर ये बाधकेश होकर के बैठे हुए हैं, इसलिए इनको जो है स्कूल से निकाल दिया गया। इन्होंने एकेडमिक एजुकेशन छोड़ दिया। फिर उसके बाद सन 1900 में इन्होंने जब शनि की महादशा शुरू हुई तो इन्होंने फिर से एडमिशन कराया और इन्होंने स्नातक की डिग्री लेने के लिए। और उस समय शनि में राहु की जब दशा चली तब जातक को स्नातक पूरा हुआ और शुक्र की जब अंतर्दशा चली तब जाकर के इन्होंने डॉक्टरेट किया। और फिर बुध की दशा जब आई तो बुध की दशा में इन्होंने फील्ड ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस तरह से हम सिद्धमांश कुंडली को देखेंगे। यहाँ सूर्य पिता का कारक है, बीच में इनको एजुकेशन में जो रुकावटें हुई, सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पर शुभता दे रहा है। अब राहु केतु चतुर्थ भाव में अगर बैठ जाए तो एजुकेशन में रुकावटें आती हैं, जैसा कि आइंस्टीन के लाइफ में भी बीच बीच में कई बार परिस्थितियाँ उनका जो है फाइनेंशियली कमज़ोर होने के वजह से उनके एजुकेशन में बीच बीच में रुकावटें भी आती रही। इस प्रकार से आप भी अपने कुंडली पर लगा के देखिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम।